कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स की जहां पर आज काफ़ी गिरावट दिख रही है। हालांकि मानसून के जो आंकड़े अनुमान जो लगाए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से वो काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर उसका असर नहीं दिख रहा है। रवि जी, आप बताइए क्या हो रहा है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में? आज काफ़ी कमज़ोरी है। आरसीएफ देखिए 4% नीचे है, मद्रास फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर यहाँ पर भी 3% की गिरावट है। क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में? रवि जी, आपसे मेरा सवाल था फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेके, क्या लग रहा है, क्या डिमांड को लेकर इनको चिंता है या कुछ और वजह से गिर रहे हैं ये? जी क्षमा करें। इस समय देखिए, विश्वमोहन जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स दो ही कंडीशन पे यहाँ पर चलते हैं। पहला एक तो साफ साफ है कि जब अभी बजट में कुछ अनाउंसमेंट होने वाली होती है तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। दूसरा, सबसे अच्छा तब बढ़ते हैं जब कुछ अनाउंसमेंट की तैयारी हो रही हो और अनाउंसमेंट की तैयारी से पहले इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इस समय फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर थोड़ा और वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। इस समय अगर फैक्ट को देखें, जो सबसे लीडर रहा है 700 के पास है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, 650 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो नेशनल फर्टिलाइजर उसमें भी थोड़ा गिरावट का ट्रेंड दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले कम से कम 2 से 3 दिन अभी वेट करना चाहिए। गवर्नमेंट की क्लियरिटी के बाद, मतलब जब गवर्नमेंट रिफॉर्म हो जाती है नई, उसके बाद जो बजट की तैयारी होगी उनमें इन स्टॉक्स में जो करेक्शन मिलेगा वहां पर आपको बाय करना चाहिए। अब आ जाते हैं उनकी कंडीशन पे जिन्होंने पोजीशन बना ली है, कहीं ऊपरी लेवल पर बना ली, फंस गए हैं, तो जल्दबाजी नहीं करिए, वेट कर लीजिए, एवरेज करने का मौका मिलेगा। अगर पोजीशन पे यहां पर बने रहेंगे तो आपको एवरेज करने का भी लेवल से आप मिलेंगे। तो मुझे लगता है ईटी स्वदेश को फॉलो करें, जिससे कि एवरेज करने की राय बाद में मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आ सकता है, पर बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। रवि, जरा अपने रडार पे आदित्य बिरला फैशन लाइए और इसके साथ ही दो रेलवे स्टॉक्स भी मैं जोड़ दे रहा हूं, आईआरसीटीसी और राइट्स। अब इन तीनों स्टॉक्स की चर्चा इसलिए क्योंकि इनके नतीजे आज आने वाले हैं। बताएं क्या रणनीति आपको नजर आ रही है आदित्य बिरला फैशन, आईआरसीटीसी और राइट्स? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रशांत जी सही टाइम पे पकड़ लिया, क्योंकि इस समय अगर आप आदित्य बिरला फैशन में है, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन दिखाई देगा। और जो 285 करंट क्रूशियल लेवल है, अगर आप यहाँ पर अपनी पोजीशन हल्की कर लेते हैं तो आपको 272 के लेवल पर वापस से एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो इस बीच के अगर गैप को खाना चाहते हैं और सही टाइम पे आप ईटीएस स्वदेश देख रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए। 272 और 268 रुपए तक के लेवल्स की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब है, लेकिन जो अभी मोमेंटम प्रशांत जी ने पकड़ा है उस मोमेंटम का फायदा उठाइए। रिजल्ट के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग 268 268 तक के लेवल, 272 268 ये लेवल्स तक दिखा सकता है। तो यहां पर थोड़ा बच के रहिए। दूसरा, आपने आईआरसीटीसी की बात की। देखिए, भले ऊपर चला जाए, मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड इसमें दिखाई दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अब फ्रेश खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वेट करना है कहां के लेवल्स का? 1000 के नीचे, 970 980 के आसपास के लेवल्स का खरीदा है। इन लेवल्स पर खरीदने वाले थे, रुकिए। अगर पहले खरीदा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, एक और बेहतर लेवल पर यहां पर खरीदारी करेंगे। दूसरा, तीसरा शेयर आपने आईआरएफसी बोला, राइट? राइट्स। जी। आ, देखिए, राइट्स, अगर इन तीनों शेयरों को अगर कंपैरिजन करें तो मुझे राइट्स में ज्यादा अच्छे लेवल्स दिखाई देते हैं। 720 और 721 के पास चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका मोमेंटम अग्रेसिव हो सकता है 790 तक के लिए। तो इस स्टॉक को 710 720 के लेवल पर खरीदिए, 680 का स्टॉप लॉस डालिए, अपसाइड टारगेट 780 रुपए का। पे राय दीजिए। आज 0.25% की तेज़ी हम देख रहे हैं आईजीएल पे। इसके अलावा एक और अहम स्टॉक्स की मैं बात करूं तो सिंजिन पे भी लगे हाथ व्यू दीजिए। ये भी लगभग इसी के आसपास की तेज़ी इसकी भी नज़र आ रही है। तो आईजीएल और सिंजिन ये दोनों कैसे लग रहे हैं आपको?
प्रशांत जी, इस स्टॉक में तो आईजीएल तो वैसे आपको आगे और सरप्राइज करेगा और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उनकी चमक और बढ़ेगी। 550 का लक्ष्य है और मुझे अफ़सोस है कि मैंने इसको अभी मॉर्निंग में जो अभी आपने जब टॉप पिक लिया था, अगर उसमें मौका मिलता मैं देख नहीं पाया, नहीं तो ज़रूर रखता। करंट लेवल पर खरीदारी की राय है। 462 के स्टॉप लॉस से 520 का लक्ष्य और 530 का लक्ष्य है। चिंता क्या करनी है, लीजिए, स्टॉक उठाइए, लंबा यहाँ से मोमेंटम मिलेगा। सिंजन की बात कर लेते हैं। देखिए इस समय इस स्टॉक में भी वैसे प्रशांत जी आप मार्केट को कुछ छोड़ते नहीं है, इन्वेस्टर के पॉकेट की चीज़ों को पकड़ ही लेते हैं, मैं यही कहूँगा। सिंजन भी अच्छे मोमेंटम में है, 720 के लक्ष्य के लिए इंतज़ार करिए। फ्रेश एंट्री करने से थोड़ा-सा रोकूँगा क्योंकि इस समय 1.25% की तेज़ी लगभग 2% की तेज़ी बन चुकी है। तो 675 और 72 के लेवल थोड़े अच्छे थे, लेकिन अगर 2-3 दिन बीत जाता है, तो भी ये भी लेवल अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है, उनके लिए अच्छी खबर है। अपसाइड में 720 तक के टारगेट के लिए लेकर चलिए। थोड़ा-सा अगर कंसोलिडेट करता है, 680 के पास ही रहता है, तो इसमें स्ट्रैटेजी अपनाइए बीटीएसटी ट्रेड। आज खरीदिएगा, कल मौका मिलेगा बढ़िया, 700 के आस-पास खुलेगा, प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है उनके लिए मौका यहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ ही आईजीएल दोनों पर बुलिश नजरिया, अहम स्तर और लक्ष्य भी आपको रवि ने बताया। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जरा पेंट स्टॉक्स पर अपनी नजर दौड़ाइए, खासतौर पे बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स, इन दोनों पर जरा फ्रेश व्यू दीजिए। यहां से आपको कैसे लग रहे हैं इस मार्केट में, क्या कोई दांव इन दोनों में से किसी स्टॉक या इन दोनों स्टॉक पर खेला जा सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म नजरिया इलेक्शन तक तो कर सकते हैं इनको बाय। मीडियम टर्म व्यू मेरा नहीं बना रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से कह रहा हूँ। बर्जर पेंट को बाय कर सकते हैं 496.20 में। स्टॉप लॉस रहेगा 482 का और टारगेट रहेंगे इसमें आपके 510 से लेके 520। इसी तरीके से एशियन पेंट्स का भी अगर हम चार्ट स्टडी करें तो एक वॉल्यूम थोड़ी सी दिख रही है, बाइंग पार्टिसिपेशन दिख रहा है, तो इसमें भी तेजी का व्यू बना सकते हैं। 2906.35 में स्टॉप लॉस रहेगा 2850 और टारगेट रहेगा 2960 से लेके 3000। तो ये सारे कॉल शॉर्ट टर्म है और इलेक्शन के चलते बाजार में वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो आप स्टॉप लॉस को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें और टारगेट पे निकल जाए, स्टॉप लॉस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। स्टॉक का जो है वो शॉर्ट टर्म नजरिए से पसंद आते हुए आदित्य को, एशियन पेंट हो चाहे बर्जर पेंट्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने स्टॉप लॉसेस का और शॉर्ट टर्म के जो टारगेट आपको दिए गए हैं उनका ध्यान रखिए। उन टारगेट को अचीव करते हुए आप यहां से निकल सकते हैं। चलिए, आखिरी चरण में पहुंच चुका है। 1 जून को अंतिम दौर का मतदान होना है और 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन चुनावी सालों में बाजार ने अब तक कैसा रिटर्न दिया, यूपीए हो या एनडीए, किस बाजार के दौरान बाजार में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, और चुनाव और बाजार की चाल पर खास रिसर्च मेरे सहयोगी शरद दुबे लेकर जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं क्या कहती है आपकी रिसर्च? जी बिल्कुल, मार्केट्स और इलेक्शंस इन दोनों पे हमने पूरी रिसर्च की है और ऑफ कोर्स 1980 से डेटा हमने लिया है और चुनावी साल में जो है बाज़ार का कैसा चाल रहा है उस पे हम फोकस करेंगे। और याद रखिए 10 बार में से 8 बार जो है पॉजिटिव रिटर्न जो इलेक्शन ईयर है वहाँ पे हमें देखने मिली है। 1991 में अधिकतम 82% का जो है गेन्स आया था। याद रखिए उस समय बड़े रिफॉर्म्स भारत में अनाउंस किए गए थे। और इसके अलावा चुनाव के साल में जो औसत रिटर्न आती है वो देखें तो लगभग 20% से ज़्यादा का देखने मिलता है। ये तो थोड़े हम कह सकते थोड़े आंकड़े हुए, लेकिन चुनाव और सेंसेक्स इनका क्या रिलेशन रहा है, हमने जो है पिछले 12 इलेक्शंस के डेटा निकाले और यहाँ पे देखिए कि हर साल पॉजिटिव रिटर्न आया सिवाय 96 और 98 के। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़े रिटर्न्स 91 और 2009 में जो है देखने मिले हमें। ये है चुनाव और सेंसेक्स का जो है टोटल आप कह सकते हैं ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट। सेंसेक्स और चुनाव के नतीजे के दिन क्या चाल रही है उस पर भी फोकस करते हैं। वॉलेटिलिटी तो ज़रूर रहती है, लेकिन आप देखिएगा पिछले 4 इलेक्शंस में 3 बार पॉजिटिव जो है रिएक्शन देखने मिला है बाज़ार को। और ओवरऑल 2024 में अभी तक क्या एक्शन हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी जो है 6% ऊपर है, वही सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 5% ऊपर है। और इंटरेस्टिंगली निफ्टी बैंक वो भी पॉजिटिव में है, हरे में है
2.4% ऊपर है। तो ये जो है 2024 का जो इस साल का क्या हाल है वो हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। नतीजे वाले में एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद उसका क्या रिटर्न्स रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। लार्जली देखिए पूरा हरे निशान पे है, पॉजिटिव देखने मिला है, सिवाय 2004 में जहाँ पे दोनों ही टाइम्स में एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद नेगेटिव रिटर्न्स आई थी। लेकिन जो है पिछले 3 इलेक्शन में देखें तो भारी भरकम जो है इंक्रीज़ देखने मिली और हम भी देख रहे हैं पिछले हफ्ते एक अच्छी रैली भी हमें देखने मिली थी निफ्टी में। अब हम बात करते हैं कि 2 सेपरेट गवर्नमेंट्स आई थे 2004 से। अगर हम अपनी एनालिसिस करें, सबसे पहला एनालिसिस 2004 और 2009 में यूपीए का पहला गवर्नमेंट और दूसरा गवर्नमेंट का है, और उसके बाद एनडीए का है पहला वाला और दूसरा वाला। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 97% रिटर्न और 58% रिटर्न एनडीए में देखने मिला है, और जो यूपीए की जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी उनके हिसाब से भी 74% और 162% का ग्रोथ देखने मिला है। वो ओवरऑल कहेंगे चुनाव के समय जो है बाज़ार जो है लार्जली पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करता है, और 3 या 4 महीने बाद 6 महीने बाद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो जो इम्पैक्ट है इलेक्शंस का वो भी वेयर ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने मिलती है इलेक्शंस और मार्केट्स की। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद, बहुत ही दिलचस्प आपने तमाम डेटा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जुटाए और उनको बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रखा। तो चुनाव और बाज़ार का ये रिश्ता जो है वो साल दर साल किस तरह का रहा, चुनावों के दौरान, चुनावों से पहले और नतीजों के बाद किस तरह के ट्रेंड्स दिखाई दिए, वो भी हमने आपके सामने रखा। चलिए